पिछले 25 सालों में केवल दिल्ली में 16 बम धमाके हुए हैं। याद होगा आपको पहाड़गंज का वो धमाका जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। वो कार जहां पार्किंग में खड़ी थी, जब वो उसका मूवमेंट ट्रैक किया गया तो उसमें केवल एक ड्राइवर स्टीयरिंग के ऊपर था, यानी कि सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि कार में एक आदमी था। कि जब ये गाड़ी फरीदाबाद से निकलती है तो दिल्ली में सुनहरी मस्जिद के पास 10 मिनट रुकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर जो भी मस्जिद मदरसे हैं इनकी जांच होनी चाहिए और इनके अंदर तलाशी अभियान चलाना चाहिए? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, जब ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद के पास रुकती है भाई, हाँ तो ये मंदिर के पास भी रुक सकती थी, ये किसी होटल के पास भी रुक सकती थी। अगर ये मस्जिद के पास रुकती है इसका मतलब कनेक्शन दिखाई देता है ना। सुनहरी मस्जिद के पास रुकना ही इस बात का सबूत है कि जो षड्यंत्र है उसमें सब शामिल है। लिहाजा इन सभी मस्जिदों की और मदरसों की पूरी जाँच कराई जानी चाहिए। अब वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, पहला सवाल तो ये पूछते हैं कि मैं तो रक्षा कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान और चीन की तरफ से गारंटी देता हूँ, लेकिन मेरे देश के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्या मैं उनके लिए जान दूँ? पाकिस्तान के बारे में कोई बुराई करने की आवश्यकता ही नहीं है। सोच के देखिए, अगर उसकी कंडीशन में हम होते तो हम भी वही करते जो वो कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसा काम और ऐसे एक्शन लें कि उसे ये सब कुछ करने का मौका ही ना मिले। देखिए, हम जब फौज में गए थे तो हमने राष्ट्र प्रथम की कसम खाई थी। उस कसम में केवल दुश्मन को परास्त करना शामिल ही नहीं था, बल्कि उसमें अपने देश और देश के लोगों की सुरक्षा भी शामिल थी। अब हम रिटायर हो गए हैं और जब हम रिटायर हो गए हैं तो ज़्यादातर हमारे बच्चे ही सेना के सरहद के ऊपर तैनात हैं। वो बच्चे आज पुराने ज़माने के कम पढ़े लिखे सिपाही नहीं रहे हैं। वो भी टेलीविज़न देखते हैं और मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में होता है। उन्हें अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, पहला सवाल तो ये पूछते हैं कि मैं तो रक्षा कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान और चीन की तरफ से गारंटी देता हूँ, लेकिन मेरे देश के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्या मैं उनके लिए जान दूँ? मैं क्या जवाब दूँ उनको? और जो लोग ये कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कल से करना शुरू किया है। अगर कल से करना शुरू किया होता तो ऐसा कैसे होता कि इस सदी के पिछले 25 सालों में केवल दिल्ली में 16 बम धमाके हुए हैं। याद होगा आपको पहाड़गंज का वो धमाका जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। अब जो ये धमाके हुए हैं, अब सरकारें एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने लगती हैं कि वो 2014 से पहले के थे। मेरा ये कहना है कि चाहे किसी की सरकार हो, इंटेलिजेंस एजेंसी तो वही थी जो जब थी और जो आज है। अगर ये इतने धमाकों के बाद भी उसका करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाए तो मैं क्या कहूँ? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है तो क्या मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्हें शाबाशी दूँ? ये सबसे ज़्यादा करेक्शन दो चीज़ों की मैं समझता हूँ। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को अच्छे से फटकार लगा के वार्निंग के साथ ये बताया जाए कि इसके बाद नेक्स्ट फेलियर का मतलब द डायरेक्टर जनरल विल बी आउट ऑफ पोस्ट। और दूसरा जो मेरा कहना है वो ये है कि हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब हादसा हो जाता है, कल रात को जब 9 आदमी मर गए, जब 20 आदमी जख्मी हो गए, उसके बाद हमारी सारी एजेंसी इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन वो अगर ये पहले उन्होंने इतनी तत्परता दिखाई होती तो ये सिचुएशन नहीं आती। सर, दिल्ली पुलिस का क्या कहेंगे? वो तो इसको सीएनजी ब्लास्ट बोल दिए थे कि सिलेंडर फट गया। देखिए, दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी इस मामले में कम है, क्योंकि कल जो आपने देखा होगा कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ, वो कार जहां पार्किंग में खड़ी थी, जब वो उसका मूवमेंट ट्रैक किया गया तो उसमें केवल एक ड्राइवर स्टीयरिंग के ऊपर था, यानी कि सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि कार में एक आदमी था। और हमारी पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस कह रही थी कि उसमें 3 आदमी थे। अब उस पुलिस की क्रेडिबिलिटी को आप कैसे एस्टेब्लिश करें?
इसलिए मैं दिल्ली की पुलिस को और सतर्क होने की हिदायत देता हूं और पुलिस वाले अपना काम ठीक से करें। सवाल तो ये भी है, जब फरीदाबाद में इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया तो क्या हरियाणा नंबर की गाड़ियों की चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी? चाहे वो पार्किंग में खड़ी हो, चाहे वो बॉर्डर के उस पार से आ रही हो, चेकिंग होना चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से हरियाणा की क्यों, मैं हरियाणा की तो इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि फरीदाबाद से यह पकड़ा गया था, लेकिन वैसे सभी जगह की चेकिंग होनी चाहिए। और चेकिंग में अगर ये कोई कहता है कि साहब हमारे पास आदमियों की कमी है तो ये गलत है। मैं साहब यहाँ बिजी हूँ लिहाजा वहाँ का काम नहीं कर सकता। क्या प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है कि साहब मैं इस समय उत्तर प्रदेश के मसलों में लगा हुआ हूँ लिहाजा हरियाणा के मसलों को नहीं देखूंगा? जो काबिलियत है वो इस चीज़ में है कि आपको सभी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये नहीं कह सकती कि मैं इस समय चूंकि कश्मीर के अंदर लड़ रहा हूँ लिहाजा मैं उड़ीसा के अंदर अगर कुछ आएगा तो नहीं देख सकता। गलत है। वी हैव टू गिव अटेंशन एवरीवेयर, प्रायोरिटी में बी गिवन एट सम प्लेस। क्योंकि सर 100 से 200 मीटर का डिस्टेंस है लाल किला पुलिस चौकी में जहाँ वो विस्फोट हुआ, और इतने कम डिस्टेंस पे इस तरीके का हादसा हो जाए, मतलब पुलिस का तो पूरा फेलियर है इसमें। जी, मैं पुलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंस का फेलियर इसे मानता हूँ। पुलिस का फेलियर तो है ही, लेकिन ये इंटेलिजेंस का फेलियर ज़्यादा है। सर, पाकिस्तान पे हम कब तक आरोप करते रहेंगे? भारत के मुसलमानों को कवर अप करने की कोशिश क्यों की जाती है बार बार? देखिए, भारत के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी वोट की वजह से यहाँ के मुसलमानों को ज़्यादा नाराज ना किया जाए लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा कुछ ना कहा जाए इसलिए चुप रहते हैं। पर मैं कहता हूँ ये परमानेंटली चुप हो जाए। पाकिस्तान के बारे में कोई बुराई करने की आवश्यकता ही नहीं है। सोच के देखिए, अगर उसकी कंडीशन में हम होते तो हम भी वही करते जो वो कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसा काम और ऐसे एक्शन लें कि उसे ये सब कुछ करने का मौका ही ना मिले, वो कर ही ना पाए। एक सैनिक के नाते आप अगले 10 साल में भारत का भविष्य में क्या क्या देखते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, भारत को चीन और पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें देख सकते हैं। अगर अंदरूनी इस आतंकवाद की गतिविधियों पे अगर अंदरूनी कट्टरपंथियों के ऊपर शिकंजा कस लिया जाता है तो भारत का भविष्य सुंदर है, बढ़िया है। म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर सिर्फ अगर हम ध्यान दे दें तो यकीन मानिए कि अगले 10 साल में भारत बन सकता है, 1947 तक विकसित भारत बन सकता है। मैं तो आज चूंकि आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बात कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में वो कर दिया जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अब उसके बावजूद हम जवान और किसान को एक जैसा माना जाता है। किसानों के लिए तो उनकी इनकम टैक्स माफ है। क्या जवानों को ऐसी कोई तो बड़ी सैलरी मिलती नहीं है, क्या उनका इनकम टैक्स माफ नहीं कर देना चाहिए? तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फौजियों का इनकम टैक्स माफ़ किया जाए। 1971 में इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद उन्हें इनाम देने की बजाय उनकी पेंशन 2/3 से घटा के आधा कर दी गई थी। लिहाजा कम से कम अब तो नई सरकार के अंतर्गत इतना किया जाए कि ऑपरेशन सिंधु, और इस वक्त उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों पड़ोसियों की तरफ से हमको खतरा है। तो अपने सिपाही का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम सरकार फौजियों के इनकम टैक्स को माफ करे। सर, लास्ट सवाल मेरा है कि जब ये गाड़ी फरीदाबाद से निकलती है तो दिल्ली में सुनहरी मस्जिद के पास 10 मिनट रुकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर जो भी मस्जिद मदरसे हैं इनकी जांच होनी चाहिए और इनके अंदर तलाशी अभियान चलाना चाहिए? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, जब ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद के पास रुकती है भाई, हाँ, तो ये मंदिर के पास भी रुक सकती थी, ये किसी होटल के पास भी रुक सकती थी। अगर ये मस्जिद के पास रुकती है इसका मतलब कनेक्शन दिखाई देता है ना। ये जो डॉट्स है, कभी कोई चीज़ें 100% क्लियर नहीं होती, उनको आसपास के जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उनसे कंक्लूजन निकाला जाता है। तो उस गाड़ी का सुनहरी मस्जिद के पास रुकना ही इस बात का सबूत है कि जो षड्यंत्र है उसमें सब शामिल है। लिहाजा इन सभी मस्जिदों की और मदरसों की पूरी जांच कराई जानी चाहिए। क्या गजवाए हिंद का जो ये लोग सपना देखकर बैठे हैं, क्या उसमें निरंतरता लाने के लिए ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं? बिल्कुल,
ये सब उसी का पार्ट है। ये मदरसे के अंदर सिखाया क्या जाता है। यहाँ पे जो अली बे पे तेटे पढ़ाते हैं, इसमें जो पहला अक्षर है उनके कायदे का, वो पहला अक्षर भारत की दुश्मनी से, हिंदुओं और यहूदियों की दुश्मनी से प्रारंभ होता है। तो ये तो पढ़ाते ही सबको वो है। तो ये सब गज़वा हिंद चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अब इसमें सख्ती से काम लें, प्रोएक्टिव काम लें। देश के हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए मैं आपसे संदेश मांगूंगा नहीं। भाई एक बात मैं बड़ा अच्छा चाहता हूँ और मुझे सच बोलना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसमें सारी चीज़ें खराब हो। मुसलमानों की जो नमाज है उसमें वो जब नमाज पढ़ते हैं तो एक किस्म से ऐसा लगता है जैसे वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो। तो कोई तो एक काम ऐसा करें जो हिंदू भी सारे मिलके करें। अगर वो नहीं कर सकते मंदिर जाना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उसमें सुबह की आरती के वक्त और शाम की आरती के वक्त सारे पुजारी बाहर आकर आधा घंटा घंटा बजाएं। अरे हमारी जो एक देवी थी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, नवरात्रों में आती हैं, उसने केवल घंटे के नाद से ही दुश्मनों का नाश कर दिया था। तो किसी एक चीज में तो एकता लाएं। आज हिंदू एक भी पॉइंट के ऊपर एक नहीं है, हर जगह बटे हुए हैं। इनको साथ आने के लिए जरूरी है किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हों, और उसकी शुरुआत मंदिरों में सुबह और शाम आरती के वक्त घंटा बजाने से प्रारंभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।